हेलो। 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 नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? नरेश, अशोक, दामोदर, पूजा, उमीशा, निशा, गायत्री, दीपक, संदीप, कैसे हैं सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। प्रकाश, विष्णु, गौरव, सुषमा, निधि, रजनी, ज्योति। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? परिधि, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करें। शैल वी स्टार्ट? नहीं, बेरूबाड़ी मामला हम यहाँ डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो पॉलिटी का सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम उसे स्किप करते हैं। ओके। जय श्री महाकाल। हाँ, उसमें एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा अपडेट हो गया है गजेंद्र, तो मैं अपडेट कर रहा हूँ। और सिनॉप्सिस जो मैंने बनाई थी ना, उसकी फाइल एडिटेबल नहीं मिल रही है। पीडीएफ तो हो जाएगा। जैसे अभी अभी नीति आयोग में, जो मध्य प्रदेश का नीति आयोग है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो शाम वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो नीति आयोग है, एमपी का जो नीति आयोग है, उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है, उसकी संरचना बदल दी गई है। ठीक, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही नोट्स अपडेट हो जाएंगे, जो मैं आज कर दूंगा क्लास के बाद, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ के साथ आपको सिनॉप्सिस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों चीजें आपको एक साइड से मिल जाएंगी, साथ ही साथ में आपको मिल जाएंगे। ठीक, हाँ, वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। शाम को हम पढ़ेंगे, शाम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चले। अब ध्यान दें दोस्तों, ध्यान दें इस टॉपिक पर। तो कल आपको पता होगा कि हम लगातार भारत की सीमाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हम इंडिया की स्थलीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की चर्चा की थी। कल हमने बांग्लादेश के साथ इंडिया की बॉर्डर को डिस्कस किया था। तो हमने ये देखा था कि भारत सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है, लगभग 40-96 किलोमीटर की। वहीं भारत के 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं। इसमें वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। हमने ये भी देखा था कि त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम दी 3 साइड। फिर एक और चीज याद रखना दोस्तों, कि बांग्लादेश और भारत की सीमा पर जो बल तैनात है, जो फोर्स यहां पर है दोस्तों, तो उस फोर्स का नाम आप याद रखेंगे बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होती है। जबकि भारत चीन की सीमा पर आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और साथ ही साथ में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात होती है, जो हम आगे जाकर के लिख लेंगे। फिर हमने विवादों की बात की थी। तो सबसे पहले हमने सुंदरबन की चर्चा की कि सुंदरबन आखिरकार क्या है, और जाना कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। साथ ही यह भारत और बांग्लादेश में स्थित है और भारतीय हिस्सा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, 27th रामसर साइट। इसका नाम सुंदरबन यहाँ पाए जाने वाले एक वृक्ष सुंदरी के नाम पर पड़ा है और इस क्षेत्र में बहुत सारी मैंग्रोव वनस्पति
पाई जाती है। सुंदरबन के बाद हमने फरक्का बैराज की चर्चा की थी और हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल के, ध्यान दीजिएगा, अभी कोई भी कमेंट नहीं करे दोस्तों, अभी कमेंट मत कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। हमने फरक्का बैराज के बारे में पढ़ा था कि फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का नाम की जगह पर स्थित है। इसके द्वारा गंगा नदी के पानी का स्थानांतरण हुगली नदी में किया जाता है ताकि कलकत्ता बंदरगाह की गाद की समस्या का समाधान किया जा सके। 1975 में यह बनकर के तैयार हुआ था और हाल ही में 2022 में हिल्सा मछली के लिए इसमें 360 करोड़ की लागत से एक पास का निर्माण भी किया गया है। हमने हिल्सा मछली के बारे में भी जाना था कि ये एंड्रोमस फिश है और एंड्रोमस फिश का मतलब होता है ऐसी मछली जो कि समुद्र में भी रहती है और डेल्टा अर्थात हम कह सकते हैं कि नदी में भी रहती है, जीवन समुद्र में गुजारती है, लेकिन जब इसे रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये दोबारा से नदी में आती है, अपस्ट्रीम आती है। हिल्सा मछली के बारे में हमने पढ़ा था। फिर तीसरा हमने एक और विवाद पढ़ा जिसे हम चौथा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो हमने तीस्ता नदी के बारे में डिस्कस किया कि तीस्ता रिवर का क्या डिस्प्यूट है। तो तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो सिक्किम से होता है। तो सिक्किम में बेसिकली एक जगह है जैमू ग्लेशियर, एक है लहामो झील, लहामो लेक, और एक है खांगसी ग्लेशियर। तो यहाँ से अलग अलग धाराएं निकलती हैं और जब ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं तो सिक्किम में ही निर्माण हो जाता है किसका दोस्तों, तीस्ता नदी का। सिक्किम के बाद ये वेस्ट बंगाल जाती है और वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में जाकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो विवाद पानी की साझेदारी को लेकर के था। तो ये डिसाइड किया गया कि भारत 39% वाटर यूज करेगा, बांग्लादेश 36% और 25% अनलोकेटेड होगा। अभी डिमांड क्या है, बांग्लादेश की डिमांड ये है कि पानी को बढ़ाया जाए, भारत 82% यूज करे, बांग्लादेश 39% यूज करे, इस तरह पानी की मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए। अगला जो मसला है वो टिपाई मुख बांध को लेकर के है, याद आ रहा है आपको? तो हमने ये पढ़ा था कि मणिपुर की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बराक और बराक नदी जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है बांग्लादेश में। तो बराक नदी पर मणिपुर में टिपाई मुख बांध बनाया गया है। इसी टिपाई मुख बांध का विरोध बांग्लादेश ने किया था। उसका मानना था कि इससे ब्रह्मपुत्र की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बराक में पानी की कमी हो सकती है। हालांकि यह मामला सुलझा लिया गया। फिर हमने ट्रेन की चर्चा की थी कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं। तो हमने देखा दोस्तों, मैत्री नाम की ट्रेन है, बंधन नाम की ट्रेन है और हाल ही में मिताली नाम की ट्रेन है। तो मैत्री, बंधन और मिताली ये 3 प्रमुख ट्रेन हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, विच रन्स बिटवीन इंडिया एंड दी बांग्लादेश। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने चर्चा की थी लैंड 3 बीघा कॉरिडोर की। 3 बीघा कॉरिडोर, तो 3 बीघा कॉरिडोर में यह था कि ये भारत का हिस्सा, ये बांग्लादेश का हिस्सा, दैट इज इंडिया, दैट इज बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के 2 अंतः क्षेत्र, अंतः क्षेत्र का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे देश के बीचों बीच स्थित एक ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार है। तो इंडिया में ये एरिया बांग्लादेश का है लेकिन चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो यहाँ 2 अंतः क्षेत्र थे, एक अंगपोता और एक दोहग्राम। तो इनको बांग्लादेश से जोड़ने के लिए एक 3 बीघा कॉरिडोर बनाया गया जो बांग्लादेश को लीज पर दिया गया था। तो भारत में स्थित बांग्लादेश के अंगपोत्रा दोहग्राम अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए एक 3 बीघा कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद हमने चर्चा की लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट की। तो अंतः क्षेत्र की समस्या बहुत बड़ी थी, इसका डिस्प्यूट बहुत बड़ा था। बहुत सारे बांग्लादेश के क्षेत्र थे, बहुत सारे नहीं, 51 बांग्लादेश के 51 क्षेत्र थे जो भारत में स्थित थे और भारत के 111 क्षेत्र थे जो बांग्लादेश में स्थित थे। 1974 में मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में यह समझौता हुआ कि भारत के जो 111 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश में हैं वो बांग्लादेश को दे दिए जाएं
और बांग्लादेश के 51 अंतः क्षेत्र जो भारत में है वो भारत को दे दिए जाएं। अंततः 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा इसे मान्यता प्रदान कर दी गई। सॉरी, इसे अप्रूव कर दिया गया और अंतः क्षेत्रों का स्थानांतरण कर दिया गया। आखिरी मसला हमने क्या डिस्कस किया था? तो आखिरी मसला हमने अवैध प्रवासन का डिस्कस किया था, इलीगल माइग्रेशन का डिस्कस किया था। कहानी कहां से शुरू होती है? 1970 से। 1970 में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान दो हिस्सों में था, बांग्लादेश नहीं था। पाकिस्तान का जो हिस्सा आज बांग्लादेश कहलाता है उसी हिस्से को पहले पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और जो मुख्य पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ शुरू से ही अन्याय होता रहा था। तो 1970 में यहां सिविल वॉर की शुरुआत होती है, गृह युद्ध की शुरुआत होती है। वॉर के चलते लगभग 10 लाख लोग भारत की ओर आते हैं और भारत में एक रेफ्यूजी क्राइसिस शुरू होता है। इंडिया में शरणार्थी संकट की शुरुआत होती है। भारत ना चाहते हुए भी इस युद्ध में भाग लेता है मुक्ति वाहिनी सेना के साथ, और मुक्ति वाहिनी के द्वारा जो बांग्लादेश है वो एक नए देश के रूप में उभर करके आता है 1971 में। लेकिन भारत में चूंकि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ चुके थे, जिससे असम में विद्रोह हो जाता है और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक बहुत बड़ा विद्रोह करती है। विद्रोह इतना बड़ा था कि 1985 में 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आकर के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ समझौता करना पड़ता है और समझौते में कहा जाता है कि असम भारत का पहला राज्य होगा जहां एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, लागू की जाएगी और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 तक जिनके पास भारत की नागरिकता है वही असम में रहेंगे और जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। एनआरसी को लागू करना था लेकिन एनआरसी उस समय लागू नहीं हो पाई। एनआरसी को लागू करने में समय लगा, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा और अब जाकर के असम में एनआरसी लागू हुई है, जिसकी सुनवाई अभी तक चल रही है। अभी भी यह मामला लगातार आगे बढ़ रहा है। एनआरसी मूल रूप से भारत की जनसंख्या का बनाया गया एक रजिस्टर है जो 1951 में तैयार किया गया था। ये उन राज्यों में लागू किया जाता है जहां पर अवैध प्रवासन की समस्या होती है, जहां पर इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इतनी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। मुझे बताइए क्या दिमाग में सारी चीजें रिकॉल हो गई? क्या पूरा एक अच्छा रिवीजन हुआ कि हाँ सर ये हमने पढ़ा था, अब ये सारा रिकॉल हो गया है? सुनना था अभी आपको, ठीक? चले, टेस्ट सीरीज बस आपकी आने वाली है, हम लोग उसको प्रिपेयर करने में लगे हैं दोस्तों। यूनिट वाइज आपके टेस्ट होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, तो हम लोग उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है? नहीं, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है प्रकाश। हमने ये डिस्कस किया अग्रीमेंट एंड, देखो हमने क्या लिखा, प्रमुख मुद्दे जिसपे अग्रीमेंट भी है और डिसअग्रीमेंट भी है, ठीक है दोस्त? क्लियर है? मतलब हम सिर्फ विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक? क्लियर? अब ट्रेन भी कोई विवाद नहीं है, वो तो अच्छी बात है ट्रेन का चलना, ठीक? चलो भैया, फिट हो गया सारा दिमाग में, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए अमित, क्या कमेंट है आपका? हाँ एमसीक्यू हम करवा ही रहे हैं यूनिट 9-10 के। नहीं, जो बन सकते हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं कल, कीर्ति। कल ही जो मैंने आपको लिखवाए थे बस वही बनेंगे क्वेश्चन, और नहीं बनेंगे। उसमें बस मध्य प्रदेश का योजना आयोग आपको अपडेट करना होगा, बाकी हो गया, आपको बता दी जाएगी। कल ये था, मतलब वर्ग किलोमीटर तो एग्जैक्टली नहीं पता, पर 111 भारत के अंतर क्षेत्र बांग्लादेश को चले गए और 51 अंतर क्षेत्र बांग्लादेश के भारत को आ गए, ठीक है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। इवन आप बांग्लादेश में जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है वो लगातार बढ़ा है। चाइना और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे हैं और चाइना जानबूझ के ये करता है, ठीक है? चाइना जानबूझ के ये करता है। चाइना भारत के पड़ोसियों को पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने साथ मिलाया जाए, ठीक? पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे श्रीलंका में चाइना का बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है ना, बहुत ज्यादा, तो कोशिश पूरी कर रहा है वो।
जैसे ही होगा मैं आप सभी लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना के टेस्ट के बारे में बता दूंगा अभी, लेकिन उसके बारे में जानकारी मुझे भी नहीं है। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको पास कर दूंगा, ठीक है, और हम वीडियो बना लेंगे प्रॉपर। पर ये मैं आपको बता दूं कि टेस्ट प्रिपेयर होने लगे हैं और आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे और FLT भी मिलेंगे, ठीक। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, क्लियर है? हाँ, मैं मॉडल आंसर भी बता देता हूँ। चलो अब ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ेंगे और हमें अगले टॉपिक की बात करनी है। तो अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों, अगली हेडिंग लगाइए। जो भी नंबर है, नंबर आप लोग डाल दीजिएगा और सही तरीके से नंबर डालिएगा। अगली हेडिंग लगाएंगे भारत चीन सीमा, इंडिया चाइना बॉर्डर, भारत चीन सीमा। तो अभी पहले हम एक काम करें, अभी पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से और फिर मैं आपके ये सारे डाउट ले लूंगा, ठीक। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि आप लोग फोकस करें, अदरवाइज आपके लिए बहुत नुकसान हो जाता है, आपकी क्लास खराब हो जाती है, ठीक है। ओके, ठीक। एक्चुअली उस नदी का नाम तमसा नहीं है, वो टॉन्स नदी है, टॉन्स, ठीक है, टॉन्स, MP UP। चलो ध्यान दो। तो अब हमें भारत और चीन की सीमा के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी बातें हमें समझना है और फिर हमें इसके बारे में कुछ चीजें लिखना है, अभी समझेंगे। देखिए, तो भारत के साथ चीन की जो सीमा शुरू होती है वो लद्दाख वाले क्षेत्र से शुरू होती है, इस तरह। तो लद्दाख वाला पूरा रीजन भारत और चीन की सीमा में आ जाएगा, फिर हिमाचल वाला रीजन और यहां पर उत्तराखंड वाला रीजन। तो एक हो गया लद्दाख, फिर हो गया हिमाचल प्रदेश और तीसरा हो गया उत्तराखंड। इसके बाद आप देखें, नेपाल चूंकि बीच में है तो ना यूपी की बॉर्डर चाइना से टच करेगी और ना ही बिहार की बॉर्डर चाइना से टच करेगी। लेकिन यहां देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। तो सिक्किम की सीमा चाइना से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। यहाँ वेस्ट बंगाल की बॉर्डर टच नहीं करती है, विशेष तौर पर ध्यान देना कि वेस्ट बंगाल जो है वो उसकी सीमा टच नहीं करती है। अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वेस्ट बंगाल की बॉर्डर नेपाल को टच करती है, भूटान को टच करती है, बांग्लादेश को टच करती है, लेकिन चाइना को टच नहीं करती है। तो सिक्किम हो गया। अब सिक्किम के बाद थोड़ा और आगे अगर आप चलें, ये सिक्किम हो गया, तो फिर है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश बहुत लंबी सीमा बनाता है चाइना के साथ। ये चाइना से भी बाउंड्री बनाता है, भूटान से भी बाउंड्री बनाता है और साथ ही साथ में आप देखेंगे तो म्यांमार से भी ये बाउंड्री बनाता है। तो ये जो सीमा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और चीन एक बहुत लंबी सीमा साझा करते हैं और इसकी जो कुल लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है, वो 3488 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू दी होम मिनिस्ट्री। और अब हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सर भारत के राज्य कितने हो गए, तो सर भारत के 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है। 4 राज्यों में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है और एक यूनियन टेरिटरी में लद्दाख शामिल है। यहां तक बात समझ में आई? तो आप पहला पॉइंट साथ ही में लिखते जाइए कि दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा, सेकंड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल पॉइंट। अच्छा, ये भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि भारत दूसरी सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो चीन के साथ साझा करता है। इंडिया जो अपनी सेकंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो चाइना के साथ करता है और यहां पर आप लिख लेंगे कि 3488 किलोमीटर। ठीक। फिर अगला पॉइंट आता है कि सर कितने राज्य, तो हमें यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत के 4 राज्य हैं, चारों के नाम आप लिख लें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम
और अरुणाचल। अरुणाचल सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है राज्यों में। और इसके बाद आप लिखें एक केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें कौन आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। अब एक बात और आपको समझना होगा कि सर वो कौन सी फोर्स है जो भारत और चीन की सीमा पर तैनात हैं, वो कौन से हमारे वीर जवान हैं जो कि यहाँ पर तैनात हैं। तो भारत और चीन की जो सीमा है इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से दी गई है दोस्तों आईटीबीपी को, अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और आईटीबीपी के साथ साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये शुरू से नहीं थी दोस्तों, इसे 1962 के, ये भी आईटीबीपी भी मुख्य रूप से देखा जाए तो 1962 के बाद ही यहाँ पर विशेष रूप से बलों की तैनाती हुई है। बिकॉज इंडिया ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना इंडिया पर अटैक करेगा, बिकॉज चाइना और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे थे और एक प्रकार से इसे चीन का एक बहुत बड़ा धोखा माना जाता है भारत के साथ। और चूंकि जब हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता ना कि कोई हम पे अटैक करेगा तो हम उसकी तैयारी भी नहीं करते, तो भारत प्रिपेयर भी नहीं था इस अटैक के लिए। यही कारण है कि 1962 में अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो चीन के कब्जे में चला गया। तो चाइना जो है उसने सडन अटैक किया था इंडिया पर। तो आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, तो यहाँ पर चौथा पॉइंट लिख लेंगे कि बल अर्थात फोर्स, उसमें लिखेंगे आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और दूसरा लिखेंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है। ठीक, बताइए मुझे यहां तक क्लियर है बात? अंडरस्टूड, यस और नो? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, यहां तक लिखा आपने? क्लियर है? ओके, साथ ही में लिखते जाइए। अब जरा एक और बात समझना है आपको, ये समझना है और फिर हम लिखेंगे। अब हमें यह समझना है कि सर भारत और चीन के मध्य जो सीमा है वो कितने प्रकार की है। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये जो पहला हिस्सा है जिसकी शुरुआत लद्दाख से होती है, और लद्दाख वाला ही हिस्सा है ये पूरा, इस हिस्से को कहा जाता है वेस्टर्न सेक्टर। क्या कहा जाता है? वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। इस हिस्से को कहा जाता है पश्चिमी सीमा। ये जो दूसरा हिस्सा है, अब मैं इसको दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, ये जो पूरा सेगमेंट है दोस्तों इसे कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर, हिंदी में मध्यवर्ती सीमा। और ये जो तीसरा हिस्सा है जिसे मैं भटा कलर से दिखा रहा हूं, जिसकी शुरुआत सिक्किम वाले क्षेत्र से होती है, बीच में भूटान भी है, तो अरुणाचल तक ये जाता है, इस पूरे सेक्टर को कहा जाता है ईस्टर्न सेक्टर अर्थात पूर्वी सीमा। पहले मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई? बड़ी क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट? कि जो सीमा लद्दाख वाले क्षेत्र में है दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न सेक्टर, लद्दाख की सीमा को पश्चिमी सीमा कहा जाता है, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा को मध्यवर्ती सीमा सेंट्रल सेक्टर कहा जाता है, और जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाली बाउंड्री है इसे हम पूर्वी सीमा या ईस्टर्न सेक्टर के नाम से जानते हैं। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ओके, नहीं वीरू, देखो इंडिया की ये पॉलिसी कभी नहीं है और ये आपको भी नहीं सोचना है। इंडिया इज अ पीसफुल नेशन एंड वी आर पीसफुल नेशन। हमें किसी को बर्बाद नहीं करना, हमने कभी किसी पर अटैक किया ही नहीं आज तक। बस हमें वो दे दो जो हमारा है। इंडिया, आप सोचिए कितनी बड़ी सीख मिलती है हमें भारत से, हमारे देश से हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है। हम कभी दूसरे पर आंख नहीं लगाते, नहीं, हमें बस वो चाहिए जो हमारा है, दैट्स इट। हमें कोई मतलब नहीं है दूसरी चीजों से, बट जो हमारा है वो हमें चाहिए। लाइक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, नाम ही है उसका ऑक्यूपाइड, वो हमारा हिस्सा है, उस पर हमारा नैतिक अधिकार भी है, वैधानिक अधिकार भी है, तो वो हमें वापस चाहिए। सक्शगम घाटी हमारा हिस्सा है, वो हमें वापस चाहिए। अक्साई चिन हमारा हिस्सा है, राइटफुली हमारा हिस्सा है, तो हमें उसे वापस चाहिए।
ठीक, हमें दूसरे देशों की सीमा से मतलब नहीं है, बट जो हमारा है वो हमें चाहिए और उसके लिए हम अब लड़ते हैं। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अब हम बहुत पावरफुल बन चुके हैं, हमारे पास अब हमारी आर्मी के पास अच्छे इक्विपमेंट हैं और थैंकफुली आगे ही बढ़ रही है चीजें, है ना, और बेहतर हो रहे हैं हम। तो आसान नहीं है अब, और जब से हम एक न्यूक्लियर नेशन बने हैं तो अब और मुश्किल हो जाता है ना, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र भी हैं। बिल्कुल, तो दैट्स इट, ये चीज है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा 2-3 बातें जरूर बोलता हूँ कि यार मैप में वो दिखा सकते हैं तो हम भी दिखा सकते हैं, सीधी सी बात है। वो हमेशा मैप जारी करते हैं, हम भी जारी कर दें एक आध बार, तो थोड़ा सा यार उन्हें भी लगे। ठीक, लेकिन ध्यान दें, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, दैट इज कॉल्ड द वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वेस्टर्न सेक्टर। और हिमाचल और उत्तराखंड सेंट्रल सेक्टर, और सिक्किम से लेकर के अरुणाचल तक ईस्टर्न सेक्टर। अब इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और एक एक करके समझना। दोस्तों, ये जो वेस्टर्न सेक्टर वाला हिस्सा है ये विवादित है, डिस्प्यूटेड है, और ईस्टर्न सेक्टर वाला हिस्सा डिस्प्यूटेड है। जो सेंट्रल सेक्टर वाली बाउंड्री है इस पे डिस्प्यूट नहीं है, दिस इज कंपैरेटिवली पीसफुल। तो अगर कभी भी आपसे ये प्रश्न किया जाए कि भारत चीन सीमा का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें विवाद अत्यंत कम है, तो वो है मध्यवर्ती सीमा। हिमाचल और उत्तराखंड के पास बाउंड्री को लेकर के विवाद नहीं है, यहां पर लेकर के बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि वेस्टर्न सेक्टर पर क्या डिस्प्यूट है, शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये जो वेस्टर्न सेक्टर वाला इलाका है, इसके लिए मुझे एक मैप यूज करना होगा। ओके, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये कौन सा इलाका है, तो ये वेस्टर्न सेक्टर वाला इलाका है इंडिया का, वेस्टर्न सेक्टर। ये जो पूरा क्षेत्र है दिस इज तिब्बत, और ये जो एरिया है ये चीन का यहां पर एक प्रांत है, और इस प्रांत को कहा जाता है सिनजियांग प्रांत। क्या कहा जाता है? सिनजियांग प्रांत कहा जाता है। यहां पर सिनजियांग प्रोविंस है चाइना का। ठीक, तो ये जो पश्चिमी सीमा है भारत की, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये जो वेस्टर्न सेक्टर वाली बाउंड्री है ये क्या करती है, ये लद्दाख को दो क्षेत्रों से अलग करती है। एक तो ये तिब्बत से अलग करती है, और साथ ही साथ ये सीमा अलग करती है सिनजियांग प्रांत से, सिनजियांग प्रांत से अलग करती है, सिनजियांग प्रोविंस से अलग करती है। अब इस क्षेत्र में क्या विवाद है समझते हैं। देखें, तो जब भारत पर ब्रिटिश रूल था, जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था, तो यहां से शुरुआत से ही सीमा की समस्या थी। शुरुआत से ही इस रीजन में बहुत प्रॉब्लम थी बाउंड्री को लेकर के। तो एक कमीशन बैठाया गया और एक सीमा बनाई गई जिसे कहा जाता है अर्दान अर्दान जॉनसन लाइन। क्या कहा जाता है? अर्दान जॉनसन रेखा। और अर्दान जॉनसन रेखा में ये कहा गया कि ये जो पूरा इलाका है लद्दाख प्लस अक्साई चिन, इस पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। फिर चूंकि चाइना ने इसका विरोध किया, उस समय चाइना में एम्पायर हुआ करता था, तो ब्रिटेन ने फिर से एक कमीशन बैठाया और उस कमीशन का नाम था मैकार्थी मैकडॉनल रेखा। और इसके हिसाब से यह कहा गया कि जो अक्साई चिन्ह है इसका कुछ हिस्सा चीन को दिया गया और इसका कुछ हिस्सा भारत को दिया गया। और चीन से यह कहा गया कि आप आइए, तो एक बार हम इस लाइन के डिस्प्यूट को खत्म कर लेते हैं, इस बॉर्डर के डिस्प्यूट को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने जॉनसन लाइन बनाई तो आपको जॉनसन लाइन से प्रॉब्लम है, तो हम मैकार्थी और मैकडोनाल्ड लाइन आपको प्रपोज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम इस लाइन पर भी अग्री कर सकते हैं। लेकिन चीन ने इस बात को नहीं माना। अब जब चीन में नई सरकार आई विच इज नोन एज द इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना, तो चाइना की नई सरकार ने क्या क्लेम करना शुरू कर दिया? उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो अक्साई चिन वाला इलाका है,
ये इस पर चाइना का अधिकार है, इस पर भारत का अधिकार है ही नहीं। तो भारत ने कहा कि देखिए, हम जॉनसन लाइन को मानते हैं और जॉनसन लाइन के हिसाब से ये जो हिस्सा है ये इंडिया की टेरिटरी में आता है, भारत की टेरिटरी में आता है। तो चाइना ने कहा नहीं, हम मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं, जिसके हिसाब से अक्साई चीन का आधा हिस्सा आपको मिलेगा, आधा हिस्सा हमें मिलेगा। तो दोनों के बीच डिस्प्यूट शुरू हो गया और धीरे धीरे भारत और चीन के बीच में संबंध खराब होने लगे। संबंध इतने ज्यादा खराब होने लगे कि दोस्तों अक्टूबर 1962 में, अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। और चाइना ने जैसे ही इंडिया पर अटैक किया, ये युद्ध नवंबर 1962 तक चला। नवंबर 1962 तक यह युद्ध चलता रहा और इस युद्ध के बाद चाइना ने एकदम से युद्ध विराम की घोषणा कर दी, एकदम से सीज फायर लाइन की घोषणा कर दी। और जब तक युद्ध विराम होता तब तक चीन की सीमा इस पूरे क्षेत्र के अंदर आ चुकी थी, इस पूरे रीजन के अंदर आ चुकी थी और इसी क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है दोस्तों। और फिर चाइना ने यूनिलैटरली ये कह दिया कि अब एक बॉर्डर है और इस बॉर्डर का नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब ना तो यहां पर जॉनसन लाइन बची, ना तो यहां पर मैकमोहन लाइन बची, अब जो लाइन यहां पर है दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो कई बार ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि जॉनसन लाइन किन दो देशों के बीच में है। तो जॉनसन रेखा किन दो देशों के बीच में रही है दोस्तों, याद रखेंगे अर्दाग जॉनसन लाइन, नाम इस तरह से पूछा जाता है कि अर्दाग जॉनसन लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो वो चाइना और भारत ही है। फिर एक प्रश्न ये पूछा जाता है मैकार्थी मैकडोनल्ड लाइन, तो ये भी भारत चाइना के बीच में डिटरमाइन की गई थी, जिसे माना नहीं गया। तो दोनों लाइन अब यहां पर नहीं है, यहां लाइन कौन सी है, LAC। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न मेरा आपसे यह है कि अगर यह सवाल पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी रेखा है भारत और चाइना के बीच में, तो फिलहाल कौन सी रेखा है, LAC। वेस्टर्न सेक्टर में कौन सी लाइन है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। ये पूरी कहानी है 1962 के युद्ध की और उसके बैकग्राउंड की। तो एक बार फिर से मैं कहानी रिपीट कर देता हूं। कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों कि इस पूरे क्षेत्र में जब ब्रिटेन का अधिकार था तो ब्रिटेन ने यहां पर एक लाइन बनाई, उस लाइन को अर्दान जॉनसन रेखा के नाम से जाना जाता है। जॉनसन ने उसे बनाया था और जो अर्दाग है उसने उसे लागू किया था, इसीलिए इसका नाम है जॉनसन अर्दाग रेखा। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस समय तिब्बत पर चीन का अधिकार नहीं था और जो सिनजियांग प्रांत है उस पर भी चीन का अधिकार नहीं था। तो भारत ने चाइना को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया और खुद से भारत ने जॉनसन लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही जॉनसन लाइन ड्रॉ हुई तो बाद में चीन ने इसका विरोध किया और इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ की गई और उस लाइन का नाम है दोस्तों मैकार्थी मैकडोनल्ड लाइन। और मैकार्थी मैकडोनल्ड लाइन ये कहती है कि अक्साई चीन का आधा हिस्सा चीन के पास जाएगा और जो आधा हिस्सा है वो भारत के पास ही रहेगा। लेकिन चाइना ने दोनों ही बातों को मानने से इनकार कर दिया और फिर चाइना ने 1962 में अटैक किया। अटैक करके अक्साई चीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया और यहां पर एक रेखा खींच दी जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और यही वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा विवाद है, जहां पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, ठीक है। यहीं पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गलवान घाटी है, गलवान वैली, और इस क्षेत्र में पैगोंग सो झील है, पैगोंग सो लेक, जहां पर चीन और भारत के जो सैनिक हैं उनके बीच में झड़प हुई थी, है ना। हमारे सैनिक और चीन के बीच में क्या हो गई थी, झड़प हो गई थी। तो ये कहानी है वेस्टर्न सेक्टर की। अब दूसरा है सेंट्रल सेक्टर, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज कंपैरेटिवली पीसफुल। तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो मसला है वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। यहां पर एक पास है, इस पास को कहा जाता है तालू पास, तालू दर्रा। तो तालू पास से लेकर के ये
जो अरुणाचल तक है, अरुणाचल प्रदेश तक, इस सीमा को ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, पूर्वी क्षेत्र की सीमा कहा जाता है। अब पूर्वी क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करने के लिए ब्रिटेन ने, चूंकि इस समय भारत पर 1947 के पहले की बात है, तो आप जानते हैं कि भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था, तो इस सीमा का निर्धारण करने के लिए मार्च 1914 में ब्रिटेन ने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का नाम था हेनरी मैकमोहन समिति। और हेनरी मैकमोहन से यह कहा गया कि आप इस क्षेत्र का सर्वे कीजिए और सर्वे करने के बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूंकि इस समय जो तिब्बत है उस पर चीन का अधिकार नहीं था, तो ये जो शिमला की बैठक हुई इसमें दो देश शामिल हुए, एक इसमें इंडिया ऑब्वियसली और दूसरा इसमें तिब्बत, क्योंकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था दोस्तों। तिब्बत पर चाइना का अधिकार 1950 में हुआ है, तो तिब्बत कैसा देश था? एक स्वतंत्र देश था, एक इंडिपेंडेंट नेशन था। तो तिब्बत और इंडिया दोनों बैठे और सिक्किम क्योंकि सिक्किम उस समय एक देशी रियासत थी, स्वतंत्र देशी रियासत थी। तो तीनों लोग इकट्ठे हुए और यहां सीमा का निर्धारण कर लिया गया, और चूंकि ये सीमा हेनरी मैकमोहन ने बनाई थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब विवाद यहीं से शुरू होता है। अब जब चाइना इंडिपेंडेंट हो गया तो चाइना ने फिर एक क्लेम शुरू किया कि अरे हम तो इसको नहीं मानेंगे। तो पूछा भैया क्यों नहीं मानेंगे? कहा कि नहीं, जब ये मैकमोहन लाइन बन रही थी तो हमको बुलाया ही नहीं, और चूंकि हमको नहीं बुलाया, हमको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। और चाइना ने क्या किया? तिब्बत के एक पुराने नक्शे का प्रयोग किया। चाइना के तिब्बत के पुराने नक्शे के आधार पर यह कहा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, इस हिस्से, ठीक है, अच्छा मैकमोहन लाइन यहां तक जाती है म्यांमार तक, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो मूल रूप से तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने पहली बात यह बोली कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानेंगे, वी डू नॉट एक्सेप्ट मैकमोहन लाइन। पूछा क्यों नहीं मानेंगे? तो कहा कि भैया हम उस समय मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। फिर पूछा दूसरी बात, कहा कि देखो हमारे पास तिब्बत का एक मैप है, उस मैप में यह कहा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। तो अरुणाचल प्रदेश पर किसका अधिकार होगा? तिब्बत का। और तिब्बत पर किसका अधिकार है? हमारा। मतलब अरुणाचल प्रदेश पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो एक और क्लेम उसने शुरू कर दिया। तो 1962 का जब युद्ध हुआ था तो वो दो फ्रंट से हुआ था। एक लद्दाख में, इस क्षेत्र में सेना घुसी चीन की, और दूसरा यहां तवांग नाम की एक जगह है अरुणाचल में, वहां से सेना घुसी थी चीन की। ठीक, तो ये सबसे बड़े विवाद हैं चीन और भारत के बीच में, जो हम तीन अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक तरफ है वेस्टर्न सेक्टर, एक है सेंट्रल सेक्टर, और एक है ईस्टर्न सेक्टर। बताइए क्लियर है? यस और नो? जितना देखिए उतना क्लियर, मतलब बीच में क्या हो गया? चलो लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, लिखें? शुरू करें फिर लिखना? फिर मैप में, फिर मैप में ऊपर भारत से क्यों जुड़ा है जब वहां जाएगा? समझा नहीं इस बात को। कल्याणी मैम से पढ़ लीजिए करंट अफेयर, तब से मैं। ठीक, चलो ठीक है, अभी लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। ओके, अभी लिख लेते हैं, फिर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। चलिए लिखें इसमें।
हमें ये 5वां पॉइंट यहां लिखना था, 5th पॉइंट हमें लिखना था दोस्तों, सीमा। चलो लिखें। पश्चिमी सीमा, वेस्ट, वेस्टर्न सेक्टर। ठीक, इसमें लिख लेंगे लद्दाख तथा तिब्बत सिंजियांग प्रांत के मध्य। सिंजियांग ऐसे लिखेंगे, सिंजियांग। ठीक है। अत्यधिक विवादित, एक्सट्रीमली डिस्प्यूटेड, कारण रीजन, कारण रीजन, भारत जॉनसन रेखा, जॉनसन रेखा, अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा। ठीक है, मतलब शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने आपको कि भारत किसे मानता है, जॉनसन रेखा को मानता है। एक मिनट रुकिए, भारत किसे मानता है दोस्तों, जॉनसन रेखा को मानता है। जॉनसन अर्दाग भी कहा जाता है इसे, जॉनसन अर्दाग रेखा। ठीक है, और जॉनसन रेखा क्या कहती है, अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा है। जबकि चीन क्या कह रहा है, चीन मैकार्थी मैकडोनाल्ड रेखा को मानता है, जिसमें क्या है, वो भी उसे भी पूरे तरीके नहीं मानता। अक्साई चिन्ह पर भारत व चीन दोनों का अधिकार, दोनों का अधिकार। ठीक, अब इसको नीचे बना के, क्योंकि मैं यहां जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा परिणाम 1962 का युद्ध, 1962 का बैटल, 1962 का युद्ध। बीस अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ और 21 नवंबर 1962 तक चला, और भारत और चीन के बीच में एक नई रेखा खिंची, विच इज नोन एज दी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, लिख लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जॉनसन रेखा, अक्साई चिन्ह, AC का मतलब अक्साई चिन्ह। ठीक है, इंग्लिश में कोई भी वर्ड में डाउट हो आप पूछ लीजिए, वैसे मैंने बोल दिया है, पर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे बता दीजिए। डन हो गया, तो आगे लिखें। LAC को वास्तविक नियंत्रक लेखा, वास्तविक नियंत्रक रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन आप लोग इंग्लिश में लिखिए दोस्तों, आप लोग सभी लोग इंग्लिश में लिखिए।
हो गया, शुरू करें, आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट कौन सा बोल रहे हैं इसमें? तो देखो फ्रेम करने जैसा है नहीं, दैट इज परिणाम मतलब कि रिजल्ट। 1962 का वॉर, डेट लिखा हुआ है और एलएसी लिखा है। अत्यधिक विवादित, एक्सट्रीमली डिस्प्यूटेड, कारण। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बी। मध्यवर्ती सीमा, सेंट्रल सेक्टर। भारत, हिमाचल प्रदेश प्लस यूके तथा तिब्बत के मध्य। कंपैरेटिवली पीसफुल, कंपैरेटिवली पीसफुल बाउंड्री है ये। सी। पूर्वी सीमा, ईस्टर्न सेक्टर, पूर्वी सीमा। तालू दर्रे से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तालू दर्रे से अरुणाचल प्रदेश। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। एक सेकंड, ये गलत हो गया। सिक्किम से तालू दर्रे तक। तालू दर्रा कहाँ पर है? तो इस क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र में। ठीक, तालू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, तिब्बत तथा म्यांमार के त्रिकोण पर। ठीक है, ट्राई जंक्शन ऑफ अरुणाचल, तिब्बत एंड म्यांमार। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां से बॉर्डर शुरू होगी और यहां तक जाएगी, और ये जो इलाका है तो ये वाला इलाका तिब्बत का है, ये वाला इलाका म्यांमार का है, एंड दैट इज अरुणाचल। तो ये क्या हो गया? एक त्रिकोण बन गया, एक ट्राई जंक्शन बन गया। तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे ट्राई जंक्शन ऑफ अरुणाचल, तिब्बत एंड म्यांमार। अत्यधिक विवादित, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली डिस्प्यूटेड। ठीक है, अत्यधिक विवादित, कारण। भारत मैकमोहन रेखा को मानता है, जो कि मार्च 1914 में शिमला समझौते के द्वारा, शिमला समझौते के द्वारा भारत और तिब्बत के मध्य खींची गई। चीन मैकमोहन रेखा को, मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। ठीक है, कहता है अरुणाचल को तिब्बत का, तिब्बत का
दक्षिणी भाग मानता है, दक्षिणी भाग, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इंडिया, मैकमोहन लाइन, मार्च 1914, शिमला अग्रीमेंट, इंडो तिब्बत, चाइना, मैकमोहन लाइन, फिर क्रॉस लगा दीजिए, मतलब नहीं मानता। अरुणाचल, अरुणाचल को क्या कंसीडर करता है, कंसीडर अरुणाचल सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, या कंसीडर अरुणाचल सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। ठीक, ये कारण है। हाँ बिल्कुल है। 21 नवंबर को खत्म हो गया, अक्टूबर में शुरू हुआ था युद्ध, 20 अक्टूबर 1962 को, और 21 नवंबर 1962 को खत्म हो गया था। ठीक, युद्ध की डेट है। सर लद्दाखू तो उत्तर में है, फिर पश्चिम कैसे समझ, नहीं नहीं उसके हिसाब से नहीं, आप सीमा देखी जाती है, तो इसको ऐसे बनाओगे ना जब आप बाउंड्री को, तो ये क्या निकल के आएगा, ईस्ट, और ये क्या निकल के आएगा, वेस्ट, ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक, इसमें कोई डाउट। चाइना सक्शगम वैली तक पहुंचा कैसे, ये हम चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान वाले मसले पे। ठीक है, वो हम वीरू वहां पे चर्चा करेंगे, जब भारत पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पहले कोई चीज चोरी करो, और चोरी करके आप किसी को गिफ्ट दे दो, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान से हम उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, खुद तो गिफ्ट कर नहीं पाएगा बेचारा, तो उसने चोरी किया फिर गिफ्ट कर दिया। ठीक, लास्ट में लिखा है अरुणाचल तिब्बत का दक्षिणी भाग, तो चाइना क्या कंसीडर करता है कि अरुणाचल तिब्बत का दक्षिणी भाग है। ओके, नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी ऐसा कुछ भी स्पष्ट सामने नहीं आया है, तो नहीं है, अरुणाचल तो पे कब्जा नहीं है। ठीक है, हाँ वीरू मैंने आपका जवाब दे दिया। ठीक, चलिए हो गया, डन है। बताइए एक बार कमेंट करके। बफरिंग हो रही है, पर यार यहाँ नहीं हो रही है बफरिंग, मे बी एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, डन। ओके, तो ये है दोस्तों तीन भारत और चीन के बीच में प्रमुख सीमा विवाद, और इसी से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, एक एक टॉपिक को अब हम कवर करते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच में और कौन कौन से विवाद हैं, इनको अब हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए अब कुछ बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, जो हमने पढ़ा वो मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखो ये वाला हिस्सा देखो आप मैप का, ये ये जो हिस्सा है, अब ये पूरा हिस्सा है किसका, भारत का, हम सभी जानते हैं इंडिया का हिस्सा है, संसद ने भी एक पारित करके रखा रेजोल्यूशन। तो चाइना ने इस हद से यहां पर कब्जा कर लिया, ये अक्साई चीन वाला रीजन, युद्ध करके उसने कब्जा कर लिया, और यहां पर एक नई लाइन ड्रॉ कर दी जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, है ना, ये अक्साई चीन। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो दैट इज सक्शगम वैली, सक्शगम घाटी, जो कि पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट कर दी, चाइना को गिफ्ट कर दी। एंड दैट रीजन ऑफ इंडिया इज अगेन illegally occupied by Pakistan, and this region is known as the पाक एडमिनिस्टर्ड या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये नक्शा है जो हमें दिखाई देता है, पर अगेन इंडिया के ये सभी कैसे हिस्से हैं, इंटीग्रल पार्ट है। कैसे हिस्से हैं, इंटीग्रल पार्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अब देखें, आप एक लिस्ट बनाएं, पहले थोड़ा सा समय दूंगा मैं आपको, एक लिस्ट बना लीजिए आप, ये छठवां पॉइंट डाल के लिस्ट बनाओ। नंबर 6 डाल देना बस यहाँ पे, क्योंकि 5 आप लिख चुके हो। नंबर 6 डाल के लिस्ट बनाओ, फिर हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, लिस्ट बना लीजिए। लो,
इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत की सीमा है वो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स बाउंड्री में से एक है। और जैसा मैं डे वन से आपसे कह रहा था, एक दिन और हमने चर्चा की थी कि पड़ोसी अगर अच्छा हो ना दोस्तों, तो दुनिया में कहते हैं ना, दो चीजें बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एक आपका जीवन साथी और फिर दूसरा पड़ोसी। अगर ये दो लोग आपके जीवन में अच्छे मिल गए तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। अब ये बात अप्लाई करो भारत के ऊपर। आप 2 मिनट सोच के देखो कि इंडिया को अगर यूएस कनाडा जैसा पीसफुल बॉर्डर मिला होता तो भारत को इतने रिसोर्स यहाँ खर्च ही नहीं करने पड़ते। अच्छा, भारत को भी अकेला नहीं, चाइना को भी रिसोर्स खर्च नहीं करने पड़ते, पाकिस्तान को तो और नहीं खर्च करने पड़ते। लेकिन चूंकि ये नहीं है पीसफुल, तो हमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारी, यार हमारे जवान, आप कभी पढ़िए दोस्तों, आप उन जवानों के बारे में उनसे सुनिए जो सियाचिन पर ड्यूटी करके आते हैं, जो साल्टोरो बाल्टोरो पर ड्यूटी करके आते हैं। एक बार उनकी कहानी तो पढ़िए, आपको सच में, आप अगर फील करते हैं, थोड़ी भावनाएं आपके अंदर हैं, आपको रोना आ जाएगा कि कितने बुरे हालातों में रहते हैं, कितने मुश्किल हालातों में रहते हैं, कितनी टफ कंडीशन है वहाँ। लेकिन वहाँ पर भी मजबूरी है, रिसोर्स भी लग रहे हैं, एनर्जी भी लग रही है, हमारे जवान शहीद होते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो हम वो पूरी एनर्जी कहाँ लगाते? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, और इसमें भारत का मैं कहूँगा उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारी अच्छी बात पता है क्या रही, हमारे लिए पाकिस्तान एक मुद्दा है, सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन प्राथमिक मुद्दा नहीं है हमारे लिए पाकिस्तान। हमारे लिए प्राथमिक मुद्दा शुरू से विकास रहा, डेवलपमेंट रहा, कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, कंट्री को कैसे भी करके आगे बढ़ाना है। पर पाकिस्तान के मूर्ख नेताओं ने लोगों को हमेशा मूर्ख बनाया और एक ही जड़ी बूटी पिलाते रहे, कश्मीर 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 और कश्मीर, भारत कश्मीर भारत कश्मीर। उनके लिए ये मुद्दा प्राथमिक है, प्रायोरिटी है। ये सबसे बड़ा अंतर है एज अ नेशन, इंडिया और पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान ने प्रायोरिटी बनाया इस मुद्दे को, उसे प्रायोरिटी बनाना था डेवलपमेंट। और आज आप हालात देख रहे हैं, आज अगर पाकिस्तान ने गलती से भी युद्ध कर दिया दोस्तों, तो जिस हालात में पाकिस्तान है एक रिपोर्ट बताती है कि वो 50 साल पीछे चला जाएगा, 50 इयर्स बैक, अगर अभी पाकिस्तान ने युद्ध किया तो। अब उसकी हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, एक्सट्रीम, जो हम सोच भी नहीं सकते। ओके, तो ये नेशन में अंतर भी दिखाता है। बिल्कुल, तो ये समझने वाली बात है ना। तो आप लोग जानते भी होंगे कि कितना मुश्किल होता है ये समय, कितना मुश्किल होता है। नहीं, कब्जा किया है। देखो एक बात समझें, करिश्मा का एक प्रश्न है, देखिए करिश्मा का एक प्रश्न है कि क्यों हम दिखाते हैं, क्योंकि अगेन आप बात समझें, ये हिस्सा है तो भारत का ही, यस और नो, ये तो आप सभी लोग मानते हैं। ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हो गया, नहीं, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और हमेशा ये भारत का हिस्सा रहेगा। हमें, वही तो मैंने कहा ना कि ये हिस्सा हमारा है, हमें वापस कर दो, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन कब्जा कर लिया है, लेकिन हिस्सा किसका है? वो इंडिया का हिस्सा है। तो हमेशा कभी भी आप मैप बनाएंगे तो ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें ये हिस्से हमेशा आप दिखाएं। हाँ, राइट राइट, चले, लिख लिया आपने? लिख लिया, डन। शुरू करें अगले टॉपिक को। ओके, चलें, ध्यान दें। अब एक एक टॉपिक को हमें पढ़ना है कि क्या क्या मुद्दे हैं। तो पहला वाला टॉपिक जो है, सबसे पहला मुद्दा ये है, भारत चीन युद्ध 1962। तो इसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, क्यों हुआ, किस, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, और इसके बाद एलएसी का, एलएसी खींच दी गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींच दी गई। तो इस टॉपिक को इग्नोर करिए। अब जो टॉपिक हमें लिखना शुरू करना है वहां से शुरू करते हैं। और पहला मुद्दा जो हम डिस्कस करेंगे ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब कहानी कुछ इस तरह से है, ब्रह्मपुत्र नदी वाला विवाद। क्या विवाद है समझिए जरा, देखिए इसको मैप में समझाते हैं आपको, एक बार ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर।
हाँ, ये देखिए मैप है। अब हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम इस क्षेत्र से होता है। यहां पर बेसिकली एक जगह है जिसे मानसरोवर झील कहा जाता है, मानसरोवर लेक कहा जाता है, और मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है। ठीक है, यहां से मानसरोवर झील है, चेमा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है इस तरह, और फिर अक्ष संघीय मोड़ बनाते हुए ये अरुणाचल में प्रवेश करती है, फिर असम से होते हुए इस तरह दोस्तों ये कहाँ पहुंच जाती है, बांग्लादेश पहुंच जाती है, और यहाँ गंगा नदी से मिलने के बाद मेघना बन के डेल्टा बनाते हुए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की नदी है, ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, इंटरनेशनल रिवर है। ऐसी नदी जो एक से अधिक देशों में बहती है उसे हम अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं, उसे हम इंटरनेशनल रिवर कहते हैं, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। और जब जब कोई नदी अंतरराष्ट्रीय होती है तो एक विवाद हमेशा होता है, वो है पानी को लेकर के, अमाउंट ऑफ वाटर को लेकर के। हमने तीस्ता के केस में भी देखा, हमने बराक के केस में भी देखा, गंगा के केस में भी देखा कि पानी की मात्रा को लेकर के हमेशा विवाद होता है। लेकिन यहां पर विवाद दूसरा है। पानी की मात्रा को लेकर के तो विवाद है, लेकिन उससे भी बड़ा एक विवाद है। विवाद यह है दोस्तों, समझिएगा बात को बिल्कुल पूरा फोकस करके। विवाद यह है कि चीन ने क्या किया है दोस्तों, यहां तिब्बत वाले क्षेत्र में 4 बहुत बड़े बांध बनाए हैं, 4 बहुत बड़े डैम बनाए हैं, बहुत बड़े। यहां पर 4 मेगा डैम का कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें एक बांध है दागू। दागू ये 600 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन करने वाला बांध है। एक है जीएक्सू, जीएक्सू, ठीक। और एक जो इंपॉर्टेंट है वो है जियाचा, जियाचा। ओके, बीच में एक जेगमू करके भी है पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दागू दागू है, जेक्सू है, जांगमू है और जियाचा है, जांगमू। ठीक, ये इन बांधों के नाम है। मैं इसको ऐसे याद रखना हूं, डीजे, तो डीजे तो अपन को हमेशा याद रहता है, तो डी से क्या आता है दागू, जे से क्या आता है जीएक्सू, और मुझे आखिरी वाला हमेशा याद रहता है जियाचा, बीच का है जेड से जांगमू। ओके, तो डी जे जेड जे, ठीक, डीजे जेड जे। ओके, ये 4 बांध इसने यहां पर बनाए हैं, दागू, जीएक्सू, जांगमू और जियाचा। अब बांध बनाने से समस्या क्या है, आप में से कोई बताना चाहेगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंड व्हाट इज द कंसर्न ऑफ इंडिया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बना लेने तो सर बांध, बांध बनाने से क्या समस्या, बताएं आप लोग। बहुत बढ़िया, दीपक ने कहा फ्लड, बाढ़ और बिजली, बहुत बहुत बढ़िया। और भी एक मुद्दा है पानी की समस्या। देखो, तो चूंकि इसने यहां पर डैम बना लिए हैं, बांध बना लिए हैं, अब इससे समस्या क्या क्या पैदा होगी वो समझने की जरूरत है। सबसे पहली समस्या जो निकल करके आएगी वो है पानी की समस्या, पानी की कमी। अब चूंकि पानी की कमी होगी तो यहां पर जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं, जल विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए बिजली का सबसे बड़ा सोर्स यही है। सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो यहां से जो पानी की कमी होगी तो यहां पर जितने भी भारत ने डैम बना करके रखे हैं बिजली उत्पादन के लिए, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, और जैसे ही उन पर प्रभाव पड़ेगा तो बिजली की आपूर्ति भी कम होगी। तो पानी की कमी। अब इससे भी बड़ी समस्या के बारे में गौर फरमाते हैं। कहा यह जाता है कि चाइना को इस क्षेत्र में इतने बड़े बांध बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लगभग 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन चाइना यहां से कर रहा है। चाइना ने ये बांध सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बनाए हैं ताकि युद्ध की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके। अब कैसे उपयोग करेगा? तो मान लीजिए कि भारत और चीन का कभी युद्ध होता है तो चाइना इन चारों बांधों के गेट को एक साथ रिलीज कर देगा।
और कैन यू इमेजिन कि इस क्षेत्र में जहां पर वेग बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हिमालय का स्लोप ऐसा है, बहुत स्लोप ऐसा और फिर ऐसा है, तो आप स्लोप समझो, इस तरह का स्लोप है। और इस स्लोप में जब पानी एक तो पानी बहुत गति से आएगा और पानी की मात्रा इतनी ज्यादा, तो उसका इम्पैक्ट 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, 100 टाइम्स। तो इस वेग से जब पानी आएगा तो अरुणाचल, असम, इवन बांग्लादेश वाले इलाके में बहुत भयंकर बाढ़ आएगी। असम में तो बहुत भयंकर बाढ़ आएगी, क्योंकि असम मैदानी इलाका है, एक्सट्रीम फ्लड आ जाएगा, एक्सट्रीम फ्लड। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। तो भारत इस चीज का हमेशा विरोध करता आया है कि चीन को यहां पर बांध नहीं बनाने चाहिए, चाइना को यहां पर डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ब्रह्मपुत्र वाले टॉपिक में लिख लेंगे कुछ बातें, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए, ये एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, दागू, ये देखिए दागू पहला बात, दूसरा है जीएक्सू, तीसरा है जांगमू और चौथा है जियाचा। और आप प्रोडक्शन देखिए 640 मेगावाट, 510 मेगावाट, 320 मेगावाट, तो ये लिख लीजिए जरा। बिल्कुल, और मेन है ब्रह्मपुत्र जिस कोर्स से होकर के बहती है वो खतरनाक इलाका है। ब्रह्मपुत्र जहां से बहती है दोस्तों, वो बहुत तेज ढलान वाला इलाका है, बहुत तेज ढलान वाला इलाका है। ठीक, और तेज ढलान वाला इलाका आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस होता है वहां पानी के लिए। 14 अगस्त, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। ठीक है, 14 अगस्त है। ठीक, राइट, बिल्कुल, लिख लीजिए एक बार, जैसे ही हो जाए तो बता दीजिए मुझे। अब इसका सॉल्यूशन तो यार देखो ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर हमारे लिए इससे निपट पाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ये ज्योग्राफी है। अब इसमें ज्योग्राफी में आप ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं है। अब स्लोप ही वहां पर ऐसा है, आप स्लोप तो नहीं बदल सकते, है ना, स्लोप ही ऐसा है वहां पर, तो इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और एरिया ऐसा है कि जहां पर आप बहुत ज़्यादा नहरें भी नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा कैनाल्स भी नहीं बना सकते, है ना। चलो हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगले मुद्दे की अब हमें बात करनी है, और अगला मुद्दा है डोकलाम पठार का विवाद, डोकलाम पास का विवाद। चलो अब पहले इस इशू को बहुत ध्यान से समझो और फिर हम इसे लिखेंगे। डोकलाम विवाद, ओके, सेकंड दीजिए बस मुझे। चलो ध्यान देंगे, अब समझेंगे पहले इस टॉपिक को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके। अब सबसे पहले डोकलाम वाले विवाद को समझेंगे, और आप जानते हैं कि डोकलाम का विवाद बहुत चर्चा में रहा था। दोस्तों भूटान में ये जो क्षेत्र है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है चुंबी घाटी, चुंबी वैली। और इसी चुंबी घाटी में एक पठार है, एक प्लेटू है, जिसे कहा जाता है डोकलाम पठार। तो
पहली चीज आपके दिमाग में ये फिट होनी चाहिए कि आखिर ये डोकलाम पठार है कहां पर, डोकलाम प्लेटू है कहां पर। तो क्या समझ में आया कि सर डोकलाम पठार कहां पर है, चुंबी घाटी भूटान, और इसी क्षेत्र में क्या स्थित है, डोकलाम पठार स्थित है। अंडरस्टूड, यस और नो कमेंट करके बताओ समझ में आया। अब यहां पर विवाद क्या हुआ उसको समझते हैं। विवाद ये हुआ कि चाइना यहां पर इंट्रूजन कर गया, और चाइना जैसे ही यहां पर इंट्रूजन किया उसने डोकलाम पठार पर रोड बनाना शुरू कर दिया, उसने यहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। सर तो क्या दिक्कत है, भूटान का मसला है, हम क्यों बीच में बोल रहे हैं, इंडिया क्यों बीच में बोल रहा है, बना रहे रोड बनाने तो वो निपट लेंगे, उनका मुद्दा है। दो कारण, भारत को दो कारणों की वजह से इस मुद्दे में कूदना पड़ा और अपनी सेना को यहां भेजना पड़ा। पहला कारण यह है कि भूटान के साथ हमारी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है और उसमें यह बात लिखी हुई है कि भूटान पर अगर कोई भी व्यक्ति कब्जा करेगा, कोई भी व्यक्ति कब्जा करेगा तो भारत हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इंडिया विल प्रोटेक्ट दी भूटान। ये पहली चीज है दोस्तों, याद रखना है। दूसरी बात यह है, भूटान वाले में टॉपिक में एक और बात याद रखें कि इस क्षेत्र को देखिए आप जरा ध्यान से, सिर्फ इस क्षेत्र पर फोकस कीजिए। ये इतना पतला सा एरिया, ये जो पतला सा एरिया आप देख रहे हैं जिसे मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं दोस्तों, ये देखिए, ये जो पतला सा एरिया है इस क्षेत्र को कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप देखो दोस्तों, ये एकमात्र रास्ता है, ये एकमात्र रास्ता है जिससे भारत पूर्वोत्तर भारत से जुड़ता है, जिससे इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाए किसी भी तरह से तो फिर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नहीं जुड़ पाएगा, पूर्वोत्तर भारत से नहीं जुड़ पाएगा। और ऐसे क्षेत्रों को चिकन नेक कहा जाता है, मतलब कि मुर्गे की गर्दन जो कि बहुत पतली होती है। तो इसी तरह जैसे मुर्गे की गर्दन होती है तो ये चिकन नेक है। अगर इस क्षेत्र को कुछ हुआ तो भारत का संपर्क पूरे पूर्वोत्तर भारत से टूट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से टूट जाएगा। इसीलिए ये स्थिति भारत के लिए अलार्मिंग थी, इंडिया के लिए ये सिचुएशन अलार्मिंग थी। तो जैसे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत कम है, 30 किलोमीटर 16 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ता है। तो अगर यहां चाइना ने रोड बना ली तो वो बहुत इजीली मिसाइल थ्रो कर पाएगा, बहुत इजीली एसएससी को तबाह कर देगा। और तो जब उसे अटैक करना होगा तो उसने तैयारी कर ली कि अगर उसे यहां से अटैक करना है तो भैया पहले 4 बांध के गेट है इनको खोल दो, फिर दूसरा रास्ता क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही ब्लॉक कर दो, तो भारत की सेना यहां पर जा ही नहीं पाएगी, कम से कम रोडवे से तो नहीं। और जब आप लैंड उससे जाएंगे तो वहां पर भी एक खतरा है, एरोप्लेन से जाएंगे तो वहां पर भी मिसाइल से लगने का बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए भारत को इस इशू के बीच में आना पड़ा, भारत की सेना ने इंटरफेरेंस किया और फिर जाकर के चीन यहां से पीछे हटा। तो चाइना पीछे नहीं हटा, उसने यहां पर जो चाइना का टेरिटरी है वहां पर अपनी सड़क बना ली, रोड उसने कंस्ट्रक्ट कर ली। ऑल्दो डोकलाम वाले हिस्से में रोड नहीं बनाई जो कि भूटान में आता है, जो रीजन भूटान में आता है। तो बड़ी समस्या है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का होना, ये चीज याद रखना। ओके अब इसमें एक बात देखें, इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है, भारत अल्टरनेटिव की तलाश कर रहा है। तो इंडिया ने म्यांमार के साथ एक समझौता किया है जिसे कलादान प्रोजेक्ट कहते हैं, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दूसरा समझौता हम बांग्लादेश के साथ भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें यहां से त्रिपुरा तक जाने का सीधा रूट दे दो, डायरेक्ट रूट दे दो हमें त्रिपुरा तक पहुंच, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव रास्ता और बन जाएगा, हमारे पास एक और रास्ता क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये हम लगातार कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अंडरस्टूड, यहां तक बात समझ में आई। चलिए, तो डोकलाम पठार के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे आप लोग। डोकलाम प्लेटू, बताओ यहां पे इसमें कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? क्षेत्र के हिसाब से ये डोकलाम पठार कहां पर स्थित है, चिकन नेक किसे कहा जाता है, प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, चिकन नेक किसे कहा जाता है, डोकलाम पठार कहां स्थित है, इस प्रकार के। ठीक, चलो अब लिखेंगे इसके बारे में, लिखिए जरा।
डोकलाम पठार के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। लिखें सबसे पहला स्थिति, लोकेशन, 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 ये लिख लीजिए 1 2 3 4 एज इट इज लिख लीजिए, इसमें कुछ चेंज मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, 3 मिनट में आप ये सब लिख लीजिए। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। भूटान को लेकर के यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। भूटान तो इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है। यही रीजन है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पहली फॉरेन विजिट थी वो भूटान की थी। एक रास्ता तो है, लेकिन दिक्कत वही है ना कि देखो, जब आप दूसरे के रास्ते से जाते हैं तो फिर आपको परमिशन, सीधी सी बात है ना दोस्तों, कि जब आप अपने घर में हैं तो आप मालिक हैं, दूसरे के घर में हम रहते भी हैं तब भी हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये लेकिन ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती वैभव। अरे भाई, ऐसा क्रांतिकारी बेचारा। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जैसा ऐसा सोच के मत पढ़ो कि 4 साल बाद देना है, सोच के यही पढ़ो कि अभी देना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए वीरू। सामरिक का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दें। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक और समझिए दोस्तों, अगला टॉपिक है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर के, कैलाश मानसरोवर के रूट को लेकर के। तो अगली हेडिंग आप लगाएंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा। एक सेकंड, पहले मैं एक मैप निकाल लूं। चले, अगला लिखें कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। ओके, अब समझें कैलाश मानसरोवर वाला मसला क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये जो तिब्बत वाला रीजन है, यहां पर एक पर्वत है और पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ठीक, और इसी कैलाश पर्वत के पास यहां झील है, यहां एक लेक है। और कौन सी झील है?
मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक। अब देखो, ये जो कैलाश पर्वत वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान है। ये बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस का मैटर है। अब किसके लिए, तो ध्यान देंगे, इस बात को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। पहले लोकेशन देख लीजिए। देखिए, तो हमने आपको लोकेशन बता दी कि तिब्बत में उत्तराखंड के पास यहां पर कैलाश पर्वत है और वहीं पर मानसरोवर झील है। तो जो कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है, इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, इसका बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ठीक। और क्या धार्मिक महत्व है, तो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म के लोग ये मानते हैं, हम अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जो भगवान शिव है, भगवान शिव का निवास स्थल क्या है, कैलाश पर्वत। और हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो कैलाश पर्वत है, ये स्वर्ग है और ये पृथ्वी का केंद्र है। यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इस क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं। मैक्स टू मैक्स लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। और साथ ही इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की ही एक सब ब्रांच है जिसे बौन धर्म कहा जाता है। तो उसके लिए भी ये धार्मिक महत्व का स्थान है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौन धर्म के लिए एक अत्यधिक धार्मिक स्थान है या एक बहुत पवित्र स्थान है। अब समस्या कहां से शुरू हुई, समस्या तब शुरू हुई 1962 युद्ध के बाद, जब से भारत और चीन के रिश्तों में प्रॉब्लम आई। तो भारत से जब भी लोग यहां जाना चाहते हैं तो चीन उनको बहुत समस्याएं क्रिएट करता है। वीजा नहीं देगा, पास नहीं देगा, फिर कहेगा नहीं आ सकते, इस बार ये समस्या है, वो समस्या है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जमाने भर के बहाने बनाएगा। अब दूसरी समस्या यह है कि कैलाश पर्वत तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड से होकर के जाता है, जो सबसे शॉर्ट रूट है दोस्तों। ये जो उत्तराखंड वाला रास्ता है, ये सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है, यहां लिपुलेख दर्रा है, तो लिपुलेख दर्रे से होकर के जाने वाला ये सबसे छोटा रास्ता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट उत्तराखंड। दूसरा रास्ता है नेपाल के काठमांडू से होकर के, बहुत लंबा पड़ेगा। पहले आप नेपाल जाएं, फिर आप काठमांडू जाएं, फिर वहां से जाएं। और तीसरा सबसे बड़ा रास्ता है, यहां एक पास है नाथुला, तो नाथुला पास से होकर के ये और भी ज्यादा दूर पड़ता है। तो चाइना क्या करेगा, उत्तराखंड वाले रास्ते को बंद कर देगा, कहेगा आप काठमांडू वाले रास्ते से आओ, नाथुला वाले रास्ते से आओ। तो बहुत समस्या जाती है जो भी तीर्थयात्री हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक दुनिया के ऐसे पर्वतों में से है, दुनिया में बहुत कम पर्वत ऐसे हैं जिन पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। एंड कैलाश इज वन ऑफ दोज माउंटेन जिसको कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया है, कोई भी इस पर नहीं चढ़ पाया है। ठीक है, तो ये कैलाश पर्वत का महत्व है, ये कैलाश पर्वत का इंपॉर्टेंस है। क्या रीजन है ये नहीं पता, पर कोई नहीं चढ़ पाया। ठीक, तो ये कैलाश पर्वत वाला मसला है दोस्तों। ये वाला टॉपिक भी आप लिख लें एक बार जल्दी से, फटाफट। जल्दी से ये लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए इस मुद्दे को। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक, क्लियर सर? मध्य रात्रि, हाँ देखिए हम पौराणिक कथाओं की बात कर रहे हैं, ओके, तो ये चीज अलग है दोस्तों, इसको समझेंगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, लीजिए हट गया हट गया, सॉरी, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। ठीक, समझ आ रहा है दोस्तों, मतलब इतने सारे विवाद, इतने सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है कंप्लीट। सिक्किम मार्ग, सिक्किम रूट वाया नाथुला पास, नाथुला दर्रे के माध्यम से। उत्तराखंड मार्ग लिपुलेख दर्रे के माध्यम से वाया लिपुलेख पास, सबसे छोटा रास्ता। हाँ अभी देखिए, चूंकि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया तो टेस्ट को हमें 1-2 दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। कल ये टॉपिक हो जाएगा और मंडे को और एक दिन और, तो मुझे 2 दिन और लग जाएंगे और ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक दिन बस हम पीछे चल रहे हैं अपने इस टॉपिक में, एक दिन। जो शेड्यूल है उसके हिसाब से मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ, तो आपकी एक, और वो एक दिन पता है पीछे क्यों हुआ था? आप लोग कारण जानते हैं कि वो उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अदरवाइज अभी हम सही चल रहे होते हैं। तो मैं एक बार आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करा दूंगा। अब इतना पढ़ने के बाद लूसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम भारत और पाकिस्तान की चर्चा करेंगे। एक दो मुद्दे रह गए हैं, जैसे उबोर वाला टॉपिक रह गया है। ठीक है, उबोर वाला टॉपिक रह गया है, तो उबोर वाले टॉपिक को हम बस कल पढ़ेंगे और फिर हम सीधी चर्चा शुरू करेंगे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के बारे में। ठीक है, भारत पाकिस्तान। अब क्या है, जैसे इसमें आप लिख लेंगे कि गलवान घाटी और पैगोंग सो लेक, इनके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करना है क्योंकि अब ये पुराना मुद्दा हो चुका है ना। तो हमें चर्चा कल करनी है उबोर, और सीधा हम कल चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान सीमा, जो एक और बड़ा मसला है। इसमें विशेष तौर पर जो सर क्रीक का विवाद है, ये काफ़ी बड़ा विवाद है, तो सर क्रीक विवाद को बहुत ध्यान से हम समझेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। तो शाम को आपसे मुलाकात होगी और शाम की क्लास में ज़रूर ध्यान से आना। हमें नीति आयोग के बारे में चर्चा करनी है कि मध्य प्रदेश के नीति आयोग के बारे में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसको हमें डिस्कस करना है। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पीडीएफ हम अपलोड करा देंगे। ठीक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।